एवरीवन, मैं शिवी हमारे यूट्यूब चैनल टीजीटी पीजीटी में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी के लिए 2010 जून का सॉल्व पेपर लेके आई हूँ यूजीसी नेट। ये वीडियोस आप लोग के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं, तो इन्हें ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये यूजीसी के जितने भी सॉल्व पेपर्स हैं आप सभी कर आराम से आप सबके पास हों और आप इनके राइट आंसर सॉल्व कर सकें और अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें, क्योंकि यूजीसी नेट में अधिकतर 10 से ज़्यादा क्वेश्चंस रिपीटेड आते हैं। तो इन सभी ओल्ड पेपर्स को ज़रूर सॉल्व करें और अपने मार्क्स को बढ़ाने की कोशिश करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को पता है कि लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए। देखिए, इन वीडियोस में कोई आपसे अमाउंट नहीं लिया जा रहा है, सिर्फ आपसे एक लाइक मांगा जा रहा है, और आप एक लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें ताकि आप लोग आने वाली सारी अपडेट आप लोग को मिल सके। ओके, ये वीडियोस आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगी, इन्हें ज़रूर याद करें और एक एक क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से डीपली लर्न करें। ओके, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, गीता कपूर कौन है? गीता कपूर एक समीक्षक तथा कला इतिहासकार हैं। देखिए, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, जितने भी आर्टिस्ट, चित्रकार, मूर्तिकार, कला समीक्षक, प्रिंट मेकर, इन सबको ज़रूर याद करिए, क्योंकि ये पूछे जाते हैं। शॉर्ट परिचय ज़रूर पूछा जाता है एग्ज़ाम में, ताकि आप लोग इन्हें बहुत अच्छे से पढ़ लें। मैं आप सभी के लिए इसकी भी एक वीडियो लाऊंगी बहुत जल्द, कौन क्या है। जैसे कि रामकिंकर बैज एक मूर्तिकार हैं, चिंतामणिकर मूर्तिकार के साथ साथ चित्रकार भी हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोग के लिए लेकर आऊँगी। अभी के लिए वीडियोस कंटिन्यू करती हूँ। नेक्स्ट है, अफ्रीका की जनजाति कला से कौन प्रभावित हुआ था? तो इसका राइट आंसर है गोगा। राइट आंसर इज गोगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, इसे अच्छे से पढ़ लें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सन 1937। ये क्रॉस क्वेश्चन हो गया था, गलत है ये, तो इसे राइट कर लीजिए, 37 कर लीजिए 85 की जगह। सन 1937 में हरिपुर में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का बैनर किसने तैयार कराया? मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, नंदलाल बोस। नंदलाल बोस जो हैं वो ग्रामीण जीवन पर चित्र करते थे, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, चित्रकार राजा रवि वर्मा को निम्नलिखित में से किसने प्रोत्साहन दिया? आप कुछ आर्टिस्ट ऐसे हैं जिन्हें पूरा अच्छे से एनालाइज करिए, जैसे कि आपके अविनाथ हो गए, रविन्द्रनाथ हो गए, राजा रवि वर्मा हो गए, नंदलाल बसु हो गए, चिंतामणिकर, रामकिंकर बैज, विनोद बिहारी, मीरा मुखर्जी। इनको ज़रूर पढ़ के जाइए, क्योंकि इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। और साथ ही साथ आप जितने मूर्तिकार हैं उन्हें भी पढ़िए। ओके, और कुछ ऐसे आर्टिस्ट हैं, जैसे कि आपने भी ऊपर देखा गीता कपूर जी के बारे में पूछा गया, वैसे ही अल्बर्ट ड्यूरर, आपके अलग पद्मश्री, अकबर पद्मश्री, ये सारे जरूर याद करके जाइए। नेक्स्ट देखिए, मृत्यु सैया पे शाहजहां, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये चित्र किस चित्रकार का है? तो ये चित्रकार है अविनाश टैगोर। ये एक मुगल सिद्ध कलाकार थे। इन्होंने मुगल पर काफ़ी ज़्यादा, मुगल के जितने भी शासन थे उन पर अधिकतर चित्र बनाए हैं, तो इनको मुगल सिद्ध कलाकार भी कहा जाता है। जैसे कि मेरी वीडियो में एक कमेंट आया था कि मैम थोड़ा बहुत डिटेल में बताइए ताकि आपकी वीडियोस और अच्छी हो सके, तो आप लोग का कमेंट देखकर ही मैंने ये वीडियो और बेनिफिट लिए बनाई है। कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स ऐड किए हुए हैं मैंने क्वेश्चंस में, ताकि आप लोग इसे भी एनालाइज कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, चित्रसूत्र का लेखक कौन था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, चित्रसूत्र का लेखक नग्नजीत। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये नग्नजीत जो चैप्टर है, वो आप लोग के लिए इतना इम्पॉर्टेंट है कि जैसे कि चित्रसूत्र, चित्र लक्षण, इनसे रिलेटेड कई क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आएंगे, और मैं चित्रसूत्र से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स आपको बताना चाहूँगी। जैसे कि हमारे कमेंट में बताया गया है कि प्लीज़ थोड़ा थोड़ा बताइए ताकि आपको यूज़फुल हो सके ये वीडियो आप लोगों के लिए। तो इसी प्रकार से मैं चित्रसूत्र के लिए, चित्रसूत्र से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, जो ये आपका जो चित्रसूत्र है, चित्रसूत्र एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ना है। ओके, कंटिन्यूसली इन क्वेश्चंस को ज़रूर करिए। अब देखिए, चित्रसूत्र में एक क्वेश्चन आता है आपका कि अंतराल को क्या कहते हैं? चित्रसूत्र में अंतराल को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। तो अंतराल को कहते हैं स्थान।
ओके, ये क्वेश्चन आ सकता है इसलिए मैंने ऐड करा दिया है आप लोग को, तो इसे बहुत अच्छे से पढ़ लें। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है आपका, भारतीय प्रतीक स्वास्तिक किसके विकसित हुआ? बहुत इजी क्वेश्चन है। स्वास्तिक, स्वास्तिक से हुआ, स्वास्तिक जो है वो सूर्य से हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ के जाइए, ये आ सकता है दोबारा। नेक्स्ट देखिए, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इसका एक छोटे से कुछ पॉइंट्स मैं इसमें भी आपको ऐड कराना चाहूँगी ताकि वो आप लोग के लिए यूज़फुल हो सके। तो ये जो शैलियाँ हैं इनसे रिलेटेड मैं बताऊँगी कि नागर, द्रविड़ और बेसर, इनमें से किस में ये लिंगराज जो शैली मंदिर है, जो लिंगराज मंदिर है वो किस शैली के अंतर्गत आता है? तो आप लोग वो नोट डाउन कर लीजिएगा, ये एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं एग्जामिनर्स। जो आपका लिंगराज मंदिर है वो आपका नागर शैली के मध्य आता है। तो लिंगराज मंदिर जो है वो आपका नागर शैली के मध्य आता है। और एक मैं कन्फ्यूज़न दूर करना चाहूँगी आप लोगों के लिए कि अगर एग्ज़ाम में, ध्यान से सुनिएगा ये, अगर एग्ज़ाम में आपको कलिंग शैली लिखा हो और साथ ही साथ नागर शैली लिखा हो तो आप सबसे पहले कलिंग सही करेंगे। अब क्यों सही करेंगे ये समझ लीजिए, क्योंकि नागर की उपशैली कलिंग है, उपशैली कलिंग है। ओके, ये क्वेश्चंस आ सकता है, सॉरी टू ऑल, ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि नागर शैली का जो उपशैली है वो कौन है? तो कलिंग। तो अगर एग्ज़ाम में आपको कलिंग दिया हो और पूछा गया हो लिंगराज मंदिर किस शैली में पनपा, तो आप सबसे पहले कलिंग सही करेंगे। और अगर कलिंग ना दिया हो तो आप नागर सही करेंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। आधुनिक यूरोपीय कला में प्रथम चलित मूर्ति शिल्प का सृजन किसने किया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अलेक्जेंडर काल्डर। ये जो अलेक्जेंडर काल्डर हैं ये आप लोग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं और ये इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आ सकता है, तो इसे अच्छे से पढ़ लें आप लोग। और मैं आप लोग को बताना चाहूँगी कि जो अलेक्जेंडर काल्डर हैं उनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था आपका 1898 में, 1898। ये पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में, बट टाइमिंग नहीं पूछ जाती, बट सीरियल ज़रूर पूछा जाता है, तो उन्हें अच्छे से आप लोग याद करें। ओके, इसी के मध्य आपका एक आर्टिस्ट लिखा है डेविड स्मिथ, जिसका जन्म आप 1500 करेंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट है चंडीगढ़ का वास्तुकार, ये बार बार पूछा जाता है, ली कार्बोजीर। ये एग्ज़ाम में अधिकतर पूछा जाता है, तो इसे बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ें। ओके, नेक्स्ट देखिए, गेट्स ऑफ हेल का मूर्तिकार कौन है? देखिए, गेट्स ऑफ हेल का मूर्तिकार है रुद्रा। ठीक है, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें अच्छे से पढ़ें। नेक्स्ट देखिए, रिपूजे किसके निर्माण की प्रक्रिया है? उभारदार प्रणाली रूपी रिपूजे होती हैं, उभारदार मूर्तियाँ जो होती हैं उनमें किया जाता है कार्य रिपूजे का। नेक्स्ट देखिए, लियोनार्डो दा विंची का गुरु कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरेशियो इनका आपका जो था वो है, इनके गुरु थे लियोनार्डो दा विंची के। और वेरेशियो का जो जन्म हुआ था वो 1435 में हुआ था। वेरेशियो का जन्म 1435, ये लिख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट देखिए, रेनेशा के प्रारंभिक चरण में चित्रकला में किसने परिप्रेक्ष्य का प्रयोग की शुरुआत की? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये परिप्रेक्ष्य के क्वेश्चन है जो बहुत ही बार पूछा गया है कि परिप्रेक्ष्य का आविष्कारक कौन था? तो पाउलो चेलो। साथ ही साथ पाउलो चेलो की टाइमिंग बता देती हूँ, 1396 इनका जन्म हुआ था। और कुछ पॉइंट्स ऐसे भी हैं जिनको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ ये क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए और जितने भी एक्स्ट्रा आंसर्स लिखवाती हूँ उन्हें ज़रूर याद करिए। अब देखिए, साथ ही साथ नीचे लिखा है बोत्तीचेल्ली, मतलब सांद्रो बोत्तीचेल्ली इनका पूरा नाम है। तो इनका जो जन्म हुआ था वो 1444 या 45 में हुआ था। ओके, और ये बड़े बड़े पैनल बनाते थे। ठीक है, इनकी विख्यात चीज़ जो बोली जाए, जैसे कि परिप्रेक्ष्य का आविष्कारक पाउलो चेलो की वजह से, वैसे ही बोत्तीचेल्ली को बड़े बड़े पैनल बनाते थे। ये ऐड करा देती हूँ मैं कि बड़े बड़े पैनल्स बनाते थे। ओके,
ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट आपका लिखा है जियोतो। तो जियोतो का जो डीओवी है वो है 1266, 1266 में इनका जन्म हुआ था। और इन्हें बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न पेंटिंग। ये इम्पॉर्टेंट है, ये आप लिख लीजिए कि जियोतो को फादर ऑफ मॉडर्न पेंटिंग ये कहा जाता है। अगर पूछ लिया जाए फादर ऑफ मॉडर्न पेंटिंग किसे कहा जाता है तो जियोतो। और जियोतो का जन्म हुआ था 1266। ओके, नीचे आई थिंक कैरेवेजियो लिखा है जितना मुझे समझ आ रहा है। तो अगर कैरेवेजियो का आपका बता दूं तो कैरेवेजियो की टाइमिंग है 1573। ओके ओके, नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रेप ऑफ यूरोपा नामक प्रसिद्ध बरोक शैली का चित्रकार कौन है। तो ये क्वेश्चन आपका गलत, इसमें आंसर गलत लिखा हुआ है, टिशियन राइट नहीं होगा। राइट आंसर होगा आपका वेट करिए गर्ल्स टू ऑल। ओके, इसमें जो ये टिशियन राइट किया है ये नेट के एग्जामिनर ने राइट किया था। ओके, ये एग्जाम में राइट किया गया है रेप ऑफ यूरोपा, ठीक है। बट इसका राइट आंसर है, सॉरी टू ऑल, रेप ऑफ यूरोपा का राइट आंसर है पीटर पॉल रूबेंस। ओके, टिशियन इसमें कट करके लिखा है बट टिशियंस नहीं होगा, ये बाय मिस्टेक है। ओके, राइट आंसर पीटर पॉल रूबेंस राइट करा जाएगा, आप इसी को ही राइट करें। ओके ओके, साथ ही साथ मैं इन्हीं सब की टाइमिंग बताती जाती हूँ ताकि आप लोग के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूज़फुल रहे। जैसे कि फर्स्ट लिखा है कैरेवेजियो, तो आपको कैरेवेजियो की जस्ट अभी मैंने टाइमिंग बताई है 1573, 1573। और नेक्स्ट है पीटर पॉल रूबेंस, तो पीटर पॉल रूबेंस का जन्म हुआ है 1577। ओके, और नेक्स्ट है रैम्ब्रा, तो रैम्ब्रा का जन्म हुआ है 1606। और नेक्स्ट है वेलास्के, वेलास्के। ओके, वेलास्के का स्किप कर रही हूँ मैं, जस्ट वीडियो के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मैं बता दूंगी कि वेलास्के का जन्म कब हुआ। ओके, बाकी वीडियो कंटिन्यू करती हूँ। नेक्स्ट देखिए, हनीवा टेराकोटा किस देश से संबंधित है। तो ये इसका राइट आंसर जापान, इसे याद कर लीजिए, पूछा जा सकता है एग्जाम में। ओके ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका A4 कागज़ का वास्तविक माप क्या है। तो इसमें 210 इंटू 297 मिमी लिखा हुआ है राइट आंसर। इसकी भी मैं वीडियो एक अपलोड कर दूंगी कागज़ की माप की। ओके, A0 से लेके A7 तक की माप मैं आप लोग को समझा दूंगी किस तरीके से निकाला जाता है। एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो इसे अच्छे से याद कर लें। ओके, आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसको जमाने के लिए गोंद के घोल का उपयोग किया जाता है। प्रिंटिंग ब्लॉक राइट आंसर है। प्रिंटिंग ब्लॉक को जब हम प्रिंट ब्लॉक को करते हैं तो उसको गोंद से घोल कर उसमें प्रयोग करते हैं जमा कर। नेक्स्ट देखिए, लेज़र प्रिंटिंग में रिजोल्यूशन की इकाई को क्या कहते हैं। DPI, ठीक है, DPI बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ये एग्ज़ाम में आता ज़रूर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जॉन सैनफेल्डर ने किसका आविष्कार किया। तो लिथोग्राफ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये पॉइंट, लिथोग्राफ से रिलेटेड, ये आप ज़रूर पढ़िए एग्ज़ाम के लिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो ग्राफिक है, ग्राफिक आप लोग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ओके, चलिए अब इससे पहले मैं आप लोग को एक चीज़ बता दूं कि जो लिथोग्राफी की खोज की गई थी तो वो कब की गई थी। एक मिनट, अभी आपने DTP पढ़ा जो कि लेज़र मुद्रण का आपको बताया गया था। मैं एक बार बैक कर रही हूँ 19 अबव। देखिए, लेज़र प्रिंटिंग जो बताया था तो उसके पूरी फुल फॉर्म है आपकी डेस्कटॉप पब्लिकेशन। ओके, डेस्कटॉप पब्लिकेशन लिख देती हूँ मैं, डेस्कटॉप ओ है ये, पब्लिकेशन शिंग। ओके, पब्लिकेशन, DTP जिसे कहते हैं, लेज़र मुद्रण में कार्य किया जाता है। इसका एक छोटा सा पॉइंट मैं बता देती हूँ, ध्यान से सुनिए कि यह एक आधुनिक मुद्रण प्रक्रिया है। इसमें प्रिंट CMYK आप सभी लोग
ये सीरियल ज़रूर पूछा जाता है CMYK का, तो ये भी लिख लीजिए CMYK। काल्पनिक इमेज को कंप्यूटर मेमोरी की प्रस्तुति करता है। इसमें कंप्यूटर द्वारा किसी आर्ट वर्क को सेकंडों में प्रिंट किया जाता है और DTP के द्वारा पेज सेटिंग एवं डिज़ाइन में सहायता मिलती है। तो आप जितना मैंने बोला है ये अगर आप लिखना चाहें तो आपको ये वीडियो मैं दे रही हूँ, आप पॉज करके इसको इन थ्योरिकल लिख लीजिए DTP, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जाता है DTP के बारे में। ओके ओके, तो हम लोग थे 20 नंबर पर कि जॉन सैनफेल्डर ने किसका आविष्कार किया। तो लिथोग्राफी का आविष्कार किया था और कब किया था? 1798 में। लिख लीजिए 1798 में आविष्कार किया था इसका। ओके, अलायस एंड फेल्डर ने। और इसी लिथोग्राफी को आप अप्रत्यक्ष मुद्रण भी कहते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में ऐसे पूछ सकते हैं कि जॉन सैनफेल्डर का आविष्कार किसने मतलब किस चीज़ पर आविष्कार किया, तो अप्रत्यक्ष मुद्रण भी आ सकता है ऑप्शन में। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है शांति निकेतन में मेडिवल हिंदू सेंटर्स नामक म्यूरल को किसने चित्रित किया? तो विनोद बिहारी मुखर्जी। जैसे कि इसमें लिखा है कि फ्रेस्को ब्यूनो के माध्यम से लिखा गया था और हिंदी भवन में किया गया था। नेक्स्ट देखिए, स्लिप ऑफ रीजन बिग्स फोर्थ मास्टर्स नामक एचिंग सीरीज को किसने चित्रित किया? तो फ्रांसिस दी गोया। फ्रांसिस दी गोया मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका टॉपिक, तो गोया के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ें। ओके, और इन्हीं को आपको एक पॉइंट बता देती हूँ गोया जी के बारे में ही कि इन्हें टेम्पेस्ट्री डिज़ाइनर कहा जाता है। मैं लिख देती हूँ कि इन्हें टेम्पेस्ट्री डिज़ाइनर कहा जाता है। ओके, और इनका जो मुख्य माध्यम है, जो फ्रांसिस दी गोया का मुख्य माध्यम है वो है एक्वाटिंट। एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है कि एक्वाटिंट माध्यम मुख्य किसका है, तो गोया राइट आंसर किया गया है, तो इससे अच्छे से करिए। साथ ही साथ मैं फ्रांसिस दी गोया का आपको टाइमिंग बता देती हूँ। इनका जन्म हुआ था 1746 में। ये टाइमिंग आप लोग नोट करते जाइएगा साथ साथ वीडियो देखते देखते, क्योंकि ये कई बार सीरियल में पूछा गया है। ओके, नेक्स्ट आपको है इन्हीं के जो कुछ आर्टिस्ट लिखे हुए हैं 4 ऑप्शंस में, तो उनको मैं क्लियर कर देती हूँ। तो अल्बर्ट ड्यूरेर का जो जन्म हुआ था वो आपका आप वेट गाइस। ओके, अल्बर्ट ड्यूरेर का जन्म हुआ था 1471 में। 1471 में अल्बर्ट ड्यूरेर का। फ्रांसिस गोया का मैं बता चुकी हूँ आप लोग को जस्ट अभी 1746 में। ओके, उसके बाद आपका लिखा है दोमिए, ठीक है, दोमिए है ये। इसको राइट, ये कंफ्यूजन करते हैं एग्ज़ाम में इस तरीके से, थोड़े से स्पेलिंग मिस्टेक करके, ताकि एग्ज़ाम पे जो बैठा हो बच्चा वो कंफ्यूज हो जाए। ओके, तो ये ओरेने दोमिए है। तो ओरेने दोमिए का जो जन्म हुआ था वो 1808 में हुआ था। ओके, और रैम्ब्रा का मैं जस्ट अभी बता चुकी हूँ कि 1606 में इनका जन्म हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। किस भारतीय संग्रहालय में बरहूत के अधिकतर अवशेष संग्रहित हैं? तो ये कोलकाता संग्रहालय में संग्रहित हैं। ये एग्जाम में पूछ सकते हैं, जितने भी स्तूप हैं उन्हें अच्छे से पढ़ लें। नेक्स्ट देखिए, चट्टान काटकर बनाया गया द्रौपदी रथ कहाँ है? तो द्रौपदी रथ आप सभी को पता है महाबलीपुरम में। अर्जुन रथ भी है, द्रौपदी रथ भी है, सारा है, ठीक है, तो महाबलीपुरम में। प्रेमचंद की कहानी पर आधारित शतरंज के खिलाड़ी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, शतरंज के खिलाड़ी नामक चलचित्र का निर्देशक कौन था? तो सत्यजीत रे इनके निर्देशक थे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कथन है और तर्क है। हेनरी मूर अपनी मूर्ति शिल्प में स्मारकीय के अंकन के लिए प्रसिद्ध हैं। तो ये सही है कि हाँ वो अपने मूर्ति शिल्प में ज़्यादा फेमस हैं। ना देखिए, विशाल आकार का होने के कारण उनकी मूर्ति शिल्प में स्मारकीय थी, तो ये भी राइट है। जब आप स्मारक के बारे में एनालिसिस कर रहे हैं तो उसी के बारे में ही माइंड मेकअप करके क्लियर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अच्छे शिक्षक अच्छे कलाकार हो सकते हैं। ओके,
बिल्कुल सही है। और परंतु सभी अच्छे कलाकार अच्छे शिक्षक नहीं हो सकते। सही बात है। कुछ आप न इसको अपने ऊपर लेके देखिए कि अगर आप शिक्षा मतलब पढ़ा रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी हो या आप मूर्ति बनाने में बहुत ही अच्छे हों। शायद आपका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा हो। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके हाथों में बहुत कला होती है, बट वो पढ़ा नहीं पाते हैं। थोड़ी हेजिटेशन या कुछ भी प्रॉब्लम होती है, वो नहीं फेस कर पाते हैं वो चीज़। बट वो मूर्ति में इतने निपुण होते हैं, कला में इतने, कैनवास वगैरह बनाने में, कि देखिए ये दोनों ही लाइन सही है बिल्कुल, कि कुछ लोग कर सकते हैं और कुछ लोग शायद टीचिंग नहीं कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, शिक्षण में दक्षता प्राप्त की जा सकती है। राइट, दक्षता प्राप्त, एक मिनट, दक्षता प्राप्त की जा सकती है परंतु कलात्मक दक्षता प्राप्त नहीं की जा सकती। गलत, ये गलत है, कर सकते हैं हम। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, एम एफ हुसैन आधुनिक भारतीय कला के प्रतीक बन गए हैं क्योंकि वे विचारों तथा अभिव्यक्ति में अवागार्द हैं। तो ये सही है, राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, क्योंकि उन्होंने अपने कला के करियर का प्रारंभ संघर्ष और गरीबी से किया था। राइट है, बहुत ही पुअर थे एम एफ हुसैन, वो पोस्टर्स वगैरह चिपकाते थे, काफ़ी उन्होंने मेहनत की, तब जाके वो एक पोस्टर कलाकार के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। सही बात है, ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कथन, ये ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। अगर आप किसी भी चीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं या किसी भी जॉब में हैं या अपनी स्टडी कर रहे हैं, तो आप बहुत ही ईमानदारी, बहुत ही लॉयल्टी के साथ करें, क्योंकि आप अपने से धोखा कर रहे हैं। अगर आप अपने से धोखा कर रहे हैं तो फिर आप सक्सेस नहीं हो सकते। तो ईमानदारी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी स्टडी के लिए। अगर आप नेट का एग्ज़ाम आने वाला है, जैसे कि आपको न्यूज़ आ गई है कि 3 मई से लेकर 20 मई के मध्य हमारा नेट यूजीसी विजुअल आर्ट का एग्ज़ाम हो सकता है। ओके, तो आप एक माइंड में सेट करिए कि हाँ मुझे अब पढ़ना है, ये मेरे 10 यूनिट्स हैं, इन 10 यूनिट्स को मैं 3 मंथ्स में कैसे मैनेज करता हूँ, उसे मैनेज करिए और उसे बहुत ही लॉयल्टी के साथ पर डे जितना आप टारगेट सेट करें उस टारगेट को अचीव करने की कोशिश करें। नहीं होता है तो उतना टाइम और लें आप, थोड़ा उसको और थोड़ा रात में जाकर या और अच्छे से इसको प्रिपरेशन करें, अपने सॉल्व करें पेपर, अपनी मूक क्लासेस ज्वाइन करें, मूक टेस्ट दें। ठीक है, इनको अगर आप जब तक अपनी ईमानदारी से नहीं करेंगे तब तक नहीं कर पाएंगे अचीव। और जस्ट यही चीज़ जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। ओके, नेक्स्ट देखिए, क्योंकि वे एक महान भविष्य दृष्टा का राष्ट्रवादी थे। देखिए, बहुत अच्छी लाइन लिखी है कि जब तक आप ईमानदार नहीं बनेंगे तब तक आपका भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता। तो लॉयल्टी बहुत ज़रूरी है आपके अंदर, पेशेंस बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको एक चैप्टर लेके बैठे हैं तो उस पर पेशेंस रखिए, उस पर बहुत ही अच्छे से फोकस करिए कि वो चैप्टर मुझे बहुत अच्छे से एनालाइज करना है, बहुत अच्छे से लर्न करना है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था, तो ये दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट देखिए, मधुबनी चित्रकला को लोक कला के रूप में परिभाषित किया जाता है क्योंकि इसमें कोणीय स्पष्ट रेखाएं तथा आधारभूत रंग होते हैं। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, क्योंकि सभी लोक कलाओं में स्पष्ट रेखाएं तथा आधारभूत रंग होते हैं। दोनों ही राइट आंसर्स हैं। नेक्स्ट देखिए, गणेश पाइन के चित्रों में पारंपरिक विषय वस्तु तथा प्रतीकों के अतिरिक्त तांत्रिक तत्व भी पाए गए हैं। ये सही है आंसर, क्योंकि समस्त पारंपरिक कलाएं प्रतीकवाद तथा तांत्रिक विषय वस्तु पर आधारित है। ऐसा कुछ नहीं है कि सभी जितनी भी पारंपरिक कलाएं हैं वो सारी इन्हीं पर बेस्ड हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो बेसिस्ड होती हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं, विज्ञापन तथा प्रचार दोनों बिल्कुल एक हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, प्रचार अलग चीज़ है, विज्ञापन अलग चीज़ है। ओके, विज्ञापन मतलब किसी के बारे में विज्ञापन करना, न्यूज़ देना, और प्रचार मतलब सब जगह फैलाना। ओके, नेक्स्ट देखिए, क्योंकि दोनों सूचना का प्रसार करते हैं। हाँ, ये सही है कि वो दोनों ही मैसेज देते हैं, बट उनका कार्य अलग अलग होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इंटरनेट संचार, सूचना तथा शिक्षा का सर्वाधिक सख्त माध्यम है। सही है।
इंटरनेट, संचार, सूचना, ये सब इंटरनेट जो है, सूचना जो है वो शिक्षा का एक, अब देखिए जो इंटरनेट मैं अब आप लोग को पढ़ा रही हूँ तो ये एक माध्यम ही तो है पढ़ाने का, इंटरनेट। अगर इंटरनेट नहीं होता, संचार माध्यम नहीं होता तो मैं आपको कैसे पढ़ा रही होती इस समय, आप लोग तक वीडियो नहीं पहुँच पाती। तो ये सही है, ये एक माध्यम है शिक्षा का। ओके। नेक्स्ट, विज्ञापनकर्ताओं द्वारा इसका बहुत उपयोग किया जाता है। ध्यान से देखिए, विज्ञापनकर्ताओं द्वारा इसका बहुत प्रयोग किया जाता है क्योंकि वे बाह्य विज्ञापन पर खर्च किए बिना सब तक पहुंच सकते हैं। बिना सब तक पहुंच सकते हैं, बिल्कुल सही है। बिना खर्चे के भी हम पहुंच सकते हैं। क्या लग रहा है इसमें, एमबी डाटा वगैरह तो लग रहा है, इससे हमारा रिवीजन भी हो रहा है, हम आपको पढ़ा भी रहे हैं, साथ साथ आपको बहुत सारा बेनिफिट हो रहा है, आप लोग को मीन्स एक के साथ दो तीन चीज़ें एक्स्ट्रा मिल रही हैं। तो ये एक माध्यम, अच्छा माध्यम है इंटरनेट। तो दोनों ही सही है। नेक्स्ट देखिए, समकालीन कलाकारों को अपनी सृजनात्मकता में मल्टीमीडिया का उपयोग करने की असीम स्वतंत्रता है। बिल्कुल सही है, हमें असीम स्वतंत्रता है मल्टीमीडिया करेगी, क्योंकि ऐसा करने से वे अत्यधिक अभिव्यक्त कर पाते हैं तथा दृश्य प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। ओके, दोनों ही सही है। यूरोपीय चित्रकला में प्रभाववाद के कारण परिवर्तित होते हुए समय की सीमा में प्रकाश तथा वातावरण के पारस्परिक संबंध के प्रदर्शन का नवीन विचार आया। बिल्कुल सही, नवीन विचार आया इम्प्रेशनिज्म जब आया। ठीक है। नेक्स्ट, क्योंकि फोटोग्राफी के आविष्कार से कलाकारों को यथावत प्रस्तुति के स्थान पर प्रकाशिकीय वास्तविकता के परिप्रेक्ष्य में सोचने का बाध्य किया। दोनों ही सही है। ओके, नेक्स्ट देखिए, हॉलो मेटल कास्टिंग का सही क्रम बताइए। ये हॉलो मेटल कास्टिंग का हमारी लाइव क्लास में आज स्टार्ट कर दिया जाएगा। ये टॉपिक आपका मूर्ति निर्माण करने की विधि। अगर आप लोग लाइव क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो मैं आप लोग को नंबर बता देती हूँ, 72300961। मेरा सेकंड नंबर भी है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन प्लस स्क्रीन पर भी दे दूँगी ताकि आप मुझसे कांटेक्ट कर सकें। हमारी लाइव क्लास स्टार्ट हैं, हम लोग ने अभी ही स्कल्पचर स्टार्ट किया है। अगर आप स्कल्पचर की ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, और इन क्लास की मात्र फीस 600 है, ओनली 600 फ़ी है। आप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। ओके, और ये क्लास की जो टाइमिंग है वो आपकी 5:30 टू 6:15 तक लगती है, 5:30 टू 6:15। देन आप अगर इंडियन या वेस्टर्न बैच लेना चाहते हैं तो हमारा इंडियन एंड वेस्टर्न बैच, जो इंडियन बैच है वो 8 to 9 चलता है, और जो वेस्टर्न बैच है वो 9 to 10 चलता है। तो आप चाहें तो इस क्लास से जुड़ सकते हैं। आपको पूरी थ्योरी दी जा रही है, साथ ही साथ रेगुलर क्विज कराई जाती है। जितना मैं 1 डे में आपको टॉपिक देती हूँ, थ्योरी देती हूँ, उसी का क्विज कराती हूँ मैं जस्ट नेक्स्ट डे। इससे आप लोग की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी हो जाती है। अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। हमारी वेस्टर्न क्लास में आपका नव प्रभावत चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। एंड आपका जो इंडियन पार्ट है उसमें मैं राजस्थानी शैली स्टार्ट करने जा रही हूँ, तो आप ज्वाइन करना चाहें तो जल्दी ज्वाइन करें ताकि आप लोग वो टॉपिक बेसिक से पढ़ सकें और बहुत ही क्लियर हो सके वो क्वेश्चंस। ओके, वीडियो को कंटिन्यू करती हूँ। देखिए, इसमें मूर्तिकला की विधि बताई गई है, तो जस्ट जैसे इसमें बताया गया है मैं वैसे भी बता देती हूँ। अगर आपको पूरी फुल मूर्तिकला का क्रम समझना है तो आप हमारी लाइव क्लास से जुड़ें, जिसकी फ़ीस 600 है। इवनिंग 5:30 क्लास चलती है, नंबर आपको बता दिया गया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, मोल्ड बनाना, मोल्ड पकाना और रनर्स लगाना और कोर भरना, इसके सीरियल और भी कई बीच में मिडिल में पार्ट हैं जो मिसेस हैं, तो आप इन्हें अगर करना चाहें कंप्लीट तो आप हमारी ज्वाइन कर सकते हैं क्लास। चलिए नेक्स्ट देखिए, सामग्री के सेट में कौन सा सही। देखिए, क्ले, ग्लो, बिग स्पॉस्ट, फाइववुड, ये सारे ही आपको स्कल्पचर की क्लास में समझाया जाएगा अगर आप क्लास ज्वाइन करते हैं। देन नेक्स्ट देखिए, 4 रंगों की सॉफ्टवेयर प्रिंटिंग स्याही का सही क्रम, जस्ट अभी मैंने बताया आपको लेटर प्रेस में CMYK, तो जस्ट ये वही है, सियोन, मैजेंटा, पीला, काला लिखा है इसमें, तो पीला, येलो और काला का के से डेनोट किया गया है। देखिए, इसमें लिखा भी हुआ है कि विलियम सेंथ ने बनाया था ये। ओके,
और ये जर्मनी में बना है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो छोटी छोटी क्लियर कर दी गई हैं, तो उन्हें आप अच्छे से पढ़ लें। नेक्स्ट देखिए, विपणन का सही क्रम। विपणन, ये जितने भी आपको पॉइंट्स हैं ये आपको हमारी लाइव क्लास में क्लियर कर दिए जाएंगे। टाइपोग्राफी, विज्ञापन, जितने भी हैं वो सारी चीज़ें इसमें क्लियर हो जाएंगी, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए इसका राइट आंसर है फोर्थ, प्लाइंग, कीमत निर्धारण, प्रमोशन, वितरण। इसकी सीरियल आपको बता दी जाएगी, इससे आप बहुत इजी वे में इसे क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, पुरातात्विक स्थलों की भित्ति चित्रों का सही क्रम। बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले मैंने लाइव क्लास में अजंता ही पढ़ाया, उसके बाद बादामी, उसके बाद एलोरा, इसी तरह से। मेरी लाइव क्लास के जो स्टूडेंट हैं उनको ये क्वेश्चन बहुत ही ईजिली आप लोग सॉल्व कर पा रहे होंगे, तो बहुत अच्छे से रिवीजन करना शुरू कर दीजिए, बिकॉज बहुत जल्दी ही इंडियन जो थ्योरी है वो कंप्लीट करने वाली हूँ और आधुनिक स्टार्ट करने वाली हूँ। तो आप लोग जितना हो सके रेगुलर रिवीजन ज़रूर करिए और क्विज करिए टाइमली। हमारी टेलीग्राम चैनल पर क्विज भी होती है रेगुलर, जितने भी टॉपिक्स आपको करा रही हूँ मैं। इंडियन की टाइमिंग है 3 और आपकी जो वेस्टर्न की टाइमिंग है वो 5 o'clock। तो आप लोग अच्छे से रिवीजन करिए ताकि आप लोग सारे पेपर्स अच्छे से बिना बताए मेरे सॉल्व कर सकें। ओके नेक्स्ट देखिए, कला संस्थाओं को अपनी स्थापना के अनुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब 2021 में भी पूछ सकते हैं। तो इस क्वेश्चंस को इतने अच्छे से पढ़िए। साथ ही साथ मैंने देखिए टाइमिंग भी लिखी हुई है। अगर स्पेलिंग नहीं समझ आ रही है तो मैं एक बार क्लियर कर देती हूँ। जो मद्रास है वो 1850, कलकत्ता 1854, बम्बई 1857 एंड लाहौर 1875। ओके नेक्स्ट देखते हैं, विपरीत कालक्रम में कौन सा सही है। ये क्वेश्चंस क्या बोल रहा है आप पहले इसे समझिए। विपरीत मीन्स उल्टा, उल्टा बोला गया है विपरीत, तो हम उल्टा सीरियल आराम से लगा सकते हैं। तो सीरियल में है आपका लास्टली प्रभाव, फिर यथार्थ, फिर रोमांस, फिर नवशास्त्रीय। ये सीरियल कई बार पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब इस बार भी पूछ सकते हैं। तो अपने ये 2 नंबर पक्के करिए और हमारे यूट्यूब चैनल पे इसी की वीडियो अपलोड कर दी गई है, उसे आप लोग देखें। और जिन्हें ना मिले वो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आप उनको पर्सनल भी भेज सकती हूँ व्हाट्सएप पे। ओके ओके नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी जन्म लिखा है सर्वरी राय चौधरी का 1933। साथ ही साथ हिम्मत शाह का भी जन्म इसी समय हुआ था, आप लोग लिख सकते हैं। हिम्मत शाह का जन्म लोथल में हुआ था, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसीलिए शायद यहाँ मेंशन मैंने किया है। ओके देखिए, साथ साथ कुछ ऐसे हैं पॉइंट्स, उन्हें भी क्लियर कर लीजिए। जैसे कि जस्ट अभी आपको बताया सर्वरी राय चौधरी के बारे में। साथ साथ वेद नायर का जन्म भी 1933 में हुआ था, वेद नायर का। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, सिस्टाइन चैपल की छत पर बने कुछ चित्रों का सही क्रम। ये सही क्रम लगाया गया है, इसे अच्छे से पढ़ लें, एग्जाम में फिर से पूछ लिया जा सकता है। ओके, क्रिएशन ऑफ एडम, क्रिएशन ऑफ ईव, ऑफ एंड एक्सप्लेनेशन और सेक्रीफाइस ऑफ नोआ। नेक्स्ट देखिए, केवल प्रिंट मेकर का सेट करना है। देखिए प्रिंट मेकर्स के हैं, ये टाइमिंग के अकॉर्डिंग लगाना है, तो इसे अच्छे से आप लोग याद कर लें। जो आपके जो सोमनाथ हो रहे हैं वो 1921 में जन्मे। साथ ही साथ इसके बाद आपका अनुपम सूद लिखा है, वेट गाइस, हाँ यह राइट, अनुपम सूद लिखा है। इनकी टाइमिंग भी मैं बता देती हूँ आप लोगों को। और साथ ही साथ इसके आगे लिखा है दीपक बनर्जी, दिलीप दास गुप्ता, इनकी टाइमिंग भी आपको बता दी जाएगी। और साथ ही साथ इन्हें बहुत अच्छे से पढ़िए। ओके, तो दीपक बनर्जी का लिख लीजिए 1936, दीपक बनर्जी का बता रही हूँ 1936। ओके, सभी लोग बहुत कायदे से ध्यान से देख लीजिए, क्वेश्चंस कोई भी गलत ना करें आप लोग, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोग से, ताकि आप लोग कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। और जो आपके अनुपम सूद हैं वो 1944 में जन्मे थे, 1944 अनुपम सूद। अच्छे से पढ़िए इस क्वेश्चन को, अनुपम सूद का जन्म है 1944। ओके ओके चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। प्रिंट मेकिंग में प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री का सेट कीजिए। मेटल प्लेट, एसिड, ग्राउंड इंक। जब ये आप
ग्राफिक पढ़ लेंगे तो बहुत ईजिली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मिलान करना है। जो लूटो होता है वो आपका ब्रॉन्ज कास्टिंग में होता है, गॉग होता है वो सेरेमिक्स में होता है, गॉज जो होता है वुड कार्विंग में होता है, ब्रुश चिजल जो होता है वो स्टोन कार्विंग में होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, डोकोमो डोकोमो स्क्वीज सिग्नल्स और आपका कियोस्क, ये सारे ही ऑप्शन से इन्हें मैच करना है। तो जो आपका डोकोमो है वो आपका एड ऑफ डाटा मोबाइल फ़ोन है, आप सभी को पता है डोकोमो। और साथ साथ क्वीज जो है वो सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग में यूज़ करते हैं। जिगल्स जो है वो टीवी एडवर्टाइजिंग का है। साथ ही साथ कियोस्क जो है वो आउटडोर एडवर्टाइजिंग है। कियोस्क जो बड़े बड़े बोर्ड्स लगे होते हैं जिनमें लाइटिंग्स होती है अंदर से, और मेन चौराहे पर लाइन से लगाते हैं एक जैसा, उसी को ही कहते हैं कियोस्क। ओके, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से सुमेल कीजिए। स्टोन ब्रेकर जो चित्र है वो आपका फेमस आर्टिस्ट है आपके। ओके, स्टोन ब्रेकर वो आपके गुस्तान कुर्बे जी का है। नाइट वॉच रैम्ब्रा का है। पोटैटो ईटर्स वैन गॉग का है। ग्वेर्निका पिकासो की है। ये बार बार पूछे जाते हैं तो इनको तो बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। ओके, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में सुमेलन करना है। अब देखिए, विमान सुंदरम जो है, ठीक है, वो आपके अधिष्ठापन कला है उनकी। और विमान बी दास जो है वो मूर्तिकार हैं। तैयब मेहता चित्रकार हैं। अलग पद्मश्री आपके विज्ञापन कला के हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ क्लास में, तो बहुत अच्छे से पढ़िए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारतीयों को निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। भारतीय कला के लिए आपके बी एस अग्रवाल जी। बागेश्वरी शिल्प प्रवधावली के लिए अविनाश टैगोर। मूविंग फोकस के लिए के सुब्रमण्यम। फ्लैम मोजाइक के लिए नेविल तुली। अच्छे से पढ़िए इन्हें। आज की वीडियो में मैंने आपके 50 क्वेश्चन क्लियर किए हैं 2010 के। इन सभी वीडियो को बहुत अच्छे से पढ़िए प्लीज़। और मैं एक बार फिर से बता रही हूँ, मेरी लाइव क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आपकी जो स्कल्पचर की क्लास है वो आपकी 5:30 लगती है इवनिंग। इंडियन जो क्लास है वो आपकी रात 8 बजे लगती है। और वेस्टर्न जो क्लास है वो रात्रि आपकी 9 बजे लगती है। अगर आप इन बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें, आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। ओके, हमारा नंबर है 7233009691। अगर एक नंबर और है हमारा, आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी मैं, उससे ज्वाइन करिए, जल्द से जल्द ज्वाइन करिए। 3 मई से एग्ज़ाम है, बहुत ही जल्दी ये कंप्लीट कराना है, साथ ही साथ आपका रिवीजन भी कराना है। ओके, साथ ही साथ ये पेपर सॉल्व करते रहिए ताकि आप लोग का नेट की तैयारी होती रहे। ओके, थैंक यू टू ऑल। इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए और कमेंट करके बताइए। अगर कोई भी क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न हो या किसी के बारे में पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछिए। ओके, और लाइक ज़रूर करिए और सब्सक्राइब भी करिए और शेयर तो इतना कीजिए कि ताकि जितने भी नेट के स्टूडेंट हैं उन सभी को इस वीडियो से हेल्प मिल सके। ओके ओके, थैंक यू टू ऑल।